नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। यूपी के रुपीडीहा में नेपाल बॉर्डर पर हिंदू युवक और युवतियों को नशे का आदी बनाकर बर्बाद करने वाला जहादी ताज बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी को 2 अन्य स्मैक के थोक कारोबारियों के साथ पकड़ा था, जहां स्पेडीहा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 17 लाख रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल मामला भारत नेपाल बॉर्डर के रुपईडीहा से है, जहां थाने के सामने घसियारन मोहल्ला निवासी मादक पदार्थ कारोबारी की मुखबिर से सूचना मिली तो वहीं तलाशी के दौरान इन चारों के पास से 435 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जहां पुलिस ने सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले को लेकर एसपी ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया है कि स्मैक के साथ पकड़े गए सभी आरोपी जांच कर इनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के कुशल निर्देशन में आज नेपाल बॉर्डर पर थाना रुपईडीहा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा इन 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 435 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 17 लाख रुपए है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं ये ताज बाबू हैं, बबलू, संजय केवट और दिनेश केवट, ये सभी घसियारन मोहल्ला रुपईडीहा के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व से भी ये तस्करी के काम में संलिप्त थे। यूपी के मेरठ में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सबके जीवन से जुड़ा प्राथमिक विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक हों और साथ ही समाज को रोड सेफ्टी हेतु बनाए गए नियमों का 100% पालन करने हेतु अधिक से अधिक जागरूक करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अन्य देशों में रोड सेफ्टी के लिए बनाए गए नियमों को लोगों के द्वारा किए जा रहे अनुपालन से जोड़ते हुए बताया कि रोड सेफ्टी के नियम सख्त होने के साथ साथ आम लोगों में भी नियमों का पालन करने की संस्कृति विकसित हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी से संबंधित बहुत सारे नियम कानून बनाए गए, उनका पालन सुनिश्चित करवाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी के साथ तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा सप्ताह माह हर टाइप के प्रोग्राम्स, अवेयरनेस, जागरूकता को लेकर प्रोग्राम्स किए जाते हैं और राज्य सरकार का और भारत सरकार का यही पूरी कोशिश है कि हमारी जितनी भी कैजुअलिटीज़ हैं हम उसको रिड्यूस करें, हमारी रोड्स को, हमारे एनवायरनमेंट को एक रोड सेफ्टी के तहत हम लोग उसको मॉडिफाई करें। तो हम लोगों की तरफ से जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। एम्बुलेंसेस का प्लेसमेंट उन्हीं जगह पे किया गया है कि जल्दी से जल्दी जहाँ रोड एक्सीडेंट ज़्यादा है वहाँ वो पहुँच पाए। बाकी आज डीएन कॉलेज से, इंटर कॉलेज से यहाँ पे सभी बच्चों के द्वारा काफ़ी हमारी सोसाइटी से जुड़े हुए लोग जो लगातार इस पे काम कर रहे हैं उनके द्वारा और काफ़ी प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। सभी लोगों ने ये जागरूकता प्रोग्राम करवाया जिसमें बच्चे भी काफ़ी प्रेरित हुए हैं। यूपी के हरदोई में हिंदुओं के घर में धमकी भरा पत्र मिला है, जिसको लेकर दूर का माहौल खराब हो गया है। वहीं पत्र में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि हरदोई पाली नगर के मोहल्ला इमाम चौक के घर में पिछले शुक्रवार से ईंट, पत्थर और धमकी लिखे खत फेंके जाने का मामला संज्ञान में आया है, जिसके बाद से परिवार दहशत में है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जहां इमाम चौक निवासी लक्ष्मण ने बताया है कि वो लखनऊ में रहकर सिलाई का काम करता है। घर पर पत्नी और 2 बेटे, 1 बेटी रहते हैं। बीते शुक्रवार रात के समय किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से घर पर ईंट और पत्थर फेंके गए, जिसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बताया कि मंगलवार की रात लगभग 9:30 बजे फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थर के साथ धमकी लिखा एक खत भी घर पर फेंका गया, जिसमें बेटे और बेटी को लेकर अपशब्द लिखे थे। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। आरोप यह है कि पुलिस धमकी भरे खत को लेकर चली गई। पीड़ित का कहना है कि पुलिस घटना को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके चलते परिवार दहशत में है। थाना प्रभारी राजकुमार पांडे ने बताया है कि मौके पर जाकर पीड़ित परिवार सहित पड़ोसियों से पूछताछ की गई है। जांच ये की जा रही है और जल्द ही पत्थरबाज व्यक्ति को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार से मतलब 1 हफ्ता होने जा रहा है, ईंटें पत्थर चल रहे हैं
और लगातार रात को 10 बजे के बाद में ईंटें पत्थर आ रहे हैं और पुलिस को शिकायत की थी मगर उसमें 2 दिन आए मगर कोई बात नहीं हो पा रही है। और कल शाम को 9 बजे के बाद में एक खत आया, उसमें अश्लील हरकतें लिखी और मेरे लड़कों को मारने के लिए मतलब धमकी दी गई है और लड़की के साथ भी मतलब गलत बात कही है लड़की के लिए। ये थाना पाली में एक कस्बे की एक घटना है जिसमें एक व्यक्ति है लक्ष्मण, उनके घर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर फेंका गया है और उसमें एक पर्ची भी लगी हुई थी जिसमें धमकी लिखी हुई थी। इस पर अभियोग पंजीकृत अज्ञात के विरुद्ध किया गया है और इसमें जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि इनका आपसी विवाद किसी से है। अभी इसकी और गहराई से जांच करके शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा। यूपी के मुरादाबाद में भिलारी तहसील क्षेत्र में अवैध तरीके से आम के पेड़ कटवाकर लकड़ी की तस्करी करने वालों को बेच देने का मामला सामने आया है, जिन्हें वन विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें कि फहीम पुत्र रिजवान निवासी इब्राहिमपुर को वन विभाग की टीम ने आम के पेड़ों की लकड़ी के साथ रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के मुताबिक फहीम ठेकेदार पुत्र रिजवान निवासी इब्राहिमपुर दबंगई के चलते पिछले काफ़ी समय से लकड़ी बेचने और खरीदने की ठेकेदारी का काम करता है। वन विभाग अधिकारी AR आर्य ने बताया है कि विभाग से फहीम ठेकेदार ने 3 आम के पेड़ काटने की परमिशन ली थी, जो कि आम के पेड़ हैं। तो वहीं पुलिस की आंखों में धूल झोंक और नियमों को ताक पर रखकर फहीम ठेकेदार ने अवैध तरीके से आम के 6 पेड़ कटवा दिए और ट्रॉली में भरकर बेचने के लिए ले जा रहे थे। तो वहीं अब देखना यह होगा कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद इन अवैध कटान माफिया पर वन विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। जब परमिट था 3 पेड़ों का और 3 पेड़ कट भी गए हैं, उसके अतिरिक्त 2-3 पेड़ और वहाँ पे मौके पर तो कुछ मिला नहीं, लेकिन 3 पेड़ और अतिरिक्त कटे हैं। उसका ये मटेरियल है तो इसीलिए गाड़ी रोक दी गई है इस प्रकार से। हाँ, हरे पेड़ों के काटने का ये आधार है। हमारे डिपार्टमेंट से फाइल DSO जिला उद्यान अधिकारी को जाती है। जिला उद्यान अधिकारी उसको प्रोब करता है और वो बताता है मकान का वो जो बाग मालिक हो या जो भी उसकी रिपोर्ट के आधार पर वो आते हैं, वो देखते हैं। हम मौजूद है मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी में, जहां तहसील बिलारी में देखने को आया है कि अवैध कटान का जो काम है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग और जो कटान वाले माफिया हैं, वो कटान माफियाओं पे किसी का खौफ नहीं बचा है। दिन दहाड़े एक बड़े फलदार वृक्षों का आप देख सकते हैं कि करीब बताया जा रहा है 15 से 20 कुंटल के आसपास ये लकड़ी बताई जा रही है, जो हरी लकड़ी है। फलदार वृक्षों में आप देख सकते हैं वो दबंग कितनी प्रवृत्ति के हैं लोग कि टोल पर दिन दहाड़े ये लकड़ी निकल रही थी। जहां पर सूचना मिली और सूचना पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और टोल से इस ट्रैक्टर को बरामद किया है। बड़ी चालाकी से काम किया जाता है कि वन विभाग के 3 पेड़ों की परमिशन बताई जा रही ली गई है और वहाँ पर 6 पेड़ थे जो कटवाए गए हैं। राजाराम के खेत में ये पेड़ थे जो 3 पेड़ों की परमिशन इन लोग के द्वारा कराई गई थी। माफियाओं द्वारा 3 पेड़ों की परमिशन कराई गई थी, लेकिन ये वहाँ पर बताया जा रहा है 6 पेड़ थे, जो कि हमें देखने में लग सकता है कि कितना बड़े पेड़ रहे होंगे। जो ये पेड़ फलदार वृक्ष बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ वन विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि इनके द्वारा ये परमिशन कराई गई थी और ये 3 पेड़ों की परमिशन थी, लेकिन ये 6 पेड़ वहाँ से काट लिए गए। यूपी के मथुरा में मथुरा थाना हाईवे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस बीच आरोपी बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल बदमाश के अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही SSP तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना हाईवे पुलिस और स्वाट टीम की थाना हाईवे क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक शातिर अपराधी जिसका नाम जाहिद है, वो थाना हातिन जनपद पलवल क्षेत्र का रहने वाला है और उस पे कई लूट, चोरी इत्यादि के मुकदमे हैं और इनके पास से एक गाड़ी, अवैध तमंचे बरामद है। ये
अपराधी हाईवे पे लूट की घटनाओं को तथा हाईवे पे खड़े लोडेड कंटेनर्स को उसमें ताला तोड़ के उसमें से सामान चोरी करने के कई सारे मुकदमे होते हैं और इस तरह की इनकी मोडस ऑपरेंडी होती है। ड्राइवरों को बांधकर फेंक कर लूट की घटनाएं तथा अन्य हाईवे संबंधी अपराध ये करते हैं और आज पुलिस मुठभेड़ में ये अपराधी घायल हुआ है और आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। करेंगे यूपी के हरदोई की। यूपी के हरदोई में पड़ोसी के घर के बाहर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृतक सुधीर और पड़ोसी युवक सर्वेश के बीच काफी घनिष्ठता रही। जहां दोनों ही शराब पीने के आदी बताए जा रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मामला हरदोई की थाना कोतवाली शहर के लालपालपुर कन्हेटा का बताया जा रहा है, जहां संदिग्ध अवस्था में युवक का शव पड़ोस के रहने वाले युवक के मकान के बाहर पड़ा हुआ था। मामले की जानकारी होते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही रोती बिलखती हुई मृतक की मां मौके पर पहुंची और पड़ोस के रहने वाले युवक के ऊपर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की बड़ी गहनता से पड़ताल भी शुरू कर दी है। चौराहे पर सौदा लेना आ रहा है। अब यहाँ तो जब करे लिया यहाँ मारो नहीं। किसने मारा आपको कुछ पता है? ये मारो नहीं सब नहीं जो पंडित रात या इन्हें दजन मरवा। नाम हम पता है उसका? नाम क्या है? नाम है कोई सर्वेश यो पंडित वही दजन मुरा। ये घटना कितने बजे की? रात की दिन की? रात कह रही। बिहार के दरभंगा का एक इलाका जहां सालों भर कोसी नदी में पानी होने के चलते लोगों को 6 महीने नाव तो 6 महीने चचरी पुल के सहारे जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि लोगों को दरभंगा के इलाके में जहां सालों भर कोसी नदी में पानी होने के चलते लोगों को 6 महीने नाव तो 6 महीने चचरी पुल के सहारे जीवन जीना पड़ रहा है और इससे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जहाँ दरभंगा जिला के बौराम विधानसभा के कीरतपुर गांव के लोगों को आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी पुल के लिए तरसना पड़ रहा है। जहां कीरतपुर प्रखंड मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर कोसी नदी है, जिस पर पुल नहीं होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर ये पुल बन जाने से कीरतपुर प्रखंड के 50 से ऊपर गाँव को सीधा फायदा पहुँचेगा और साथ ही इस सुदूर इलाके के लोगों को सहरसा जिला और मधुबनी जिला से भी सीधा संपर्क हो जाएगा। तो हमें देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर क्या कार्रवाई करता है। देखिए, यहाँ ये कोसी नदी है, इतनी बड़ी नदी है कि यहाँ आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी है। सामने कीरतपुर अंचल भी है, तो नदी में काफ़ी समय लगता था पार होने में। अभी चचरी पुल बन जाने से लोग मिनट में पूरी नदी पार कर जाते हैं। किसी तरह का अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो भी लोगों को आने में सुविधा है इस रास्ते से। आप देख रहे होंगे कई लोग मवेशी के चारे के लिए भी उधर जाते हैं और लेके चले आते हैं। पुल बनने से लोगों को काफ़ी सुविधा हुई है यहाँ। और करीब आसपास में 4 जिले से जुड़ा हुआ गांव, सभी जिले के गांव में लोगों का आना जाना लगा रहता है। और जिन्होंने भी ये पुल बनाया उनका मानना है कि ये पुल ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, क्योंकि नदी में अगर अभी भी जल स्तर बढ़ जाए तो ये नदी इस चचरी वाले पुल को, जो करीब 6 लाख के लागत से बता रहे हैं लोग कि 6 लाख का लागत लगा है, ये चला जाएगा पानी में। लेकिन फिर भी लोग इतना साहस जुटाते हैं, चंद महीने की सुविधा के लिए ही लाखों की लागत से ये चचरी का पुल बना लेते हैं। चचरी पुल हम लोग एक मात्र एक विकल्प है, क्योंकि अगर चचरी पुल नहीं होगा, कोई रात में बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी केस हो गया तो डॉक्टर के पास जाना है या प्रखंड कार्यालय में आना है, तो यही एक सहारा है। इसके अलावा कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नाव से आना जाना पहले रहता था, लेकिन नाव में भी क्या कि वो जैसे 8 बजे 9 बजे रात के बाद नाव बंद हो जाता है, उसके बाद कोई इमरजेंसी हुआ तो आदमी फंसा रहेगा। तो चचरी पुल से खेती बाड़ी किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि अपना खेत पे गया, अपना जो भी खेती का काम है वो अपना काम करके फसल को देख के फिर वापस समय पे घर लौट के वो आ सकते हैं। विश्व कप हॉकी 2023 को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विभिन्न परियोजनाओं के साथ विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन 5 जनवरी को राउरकेला में किया गया, जहां ओडिशा के
राउरकेला में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 5 जनवरी को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया। आपको बता दें कि 20,000 दर्शक की क्षमता वाले इस स्टेडियम का नामकरण झारखंड के सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से किया गया। इस स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर यहां झारखंड के हॉकी टीम और ओडिशा की टीमों के बीच एक मैच भी खेला गया। मध्य प्रदेश के परासिया में जिला कलेक्टर शीतला पटेल ने बैठक की है। इस बैठक में सरकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की गई और सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से चर्चा करते हुए परासिया जनपद के ग्राम पंचायत से लेकर स्वास्थ्य विभाग नल जल योजना को लेकर टेंडर की प्रक्रिया की जानकारी ली गई। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की अनेकों योजनाएं चल रही हैं और अनेकों योजनाएं ला रही है। नल जल मिशन में एक घर तक जल पहुंचे, जिससे सभी आम नागरिकों को जल मिलने के साथ ही सरकारी योजना का फायदा मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैप वाटर हाउस होल्ड लेवल पे उपलब्ध करवाना है, तो उसके संबंध में एक समीक्षा बैठक थी। उसके अलावा भी अन्य आरडी की कुछ स्कीम थी जिसका हमने समीक्षा की ताकि हमारी प्रोग्रेस इसमें इंक्रीज हो पाए और बेहतर तरीके से काम इसमें खिलाफ कोई कार्रवाई है। कुछ एक लोग हैं जिनका काम थोड़ा कमज़ोर है, तो उनके लिए हम लोगों ने कार्रवाई किया है, जिसमें वेंडर्स भी हैं और कुछ अधिकारी कर्मचारी भी हैं। बट मुख्य हमारा उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार से पुश देकर हमारा काम सही समय पर हो। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बगास बाता पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमिहीन गरीब परिवारों को पट्टे वितरित किए और बांध सुजारा नल जल योजना का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब नहीं रहेगा। हर व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। जो समस्या मैंने देखी थी हथेरी गांव से, हाँ, मुझे कई भाई बहनों ने रोक के ये बताया था कि रहने की जगह हमारे घर में नहीं है, क्योंकि एक घर में 500 से ज़्यादा भाई बहनों को आज ज़मीन के पट्टे प्रदान किए गए हैं, मतलब ज़मीन उनको दी गई है और अब वो अपनी ज़मीन पर रह सकेंगे। लेकिन ये अभियान केवल टीकमगढ़ जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में अब चलेगा। जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने का लगातार देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी को लेकर अब टीकमगढ़ में जैन समाज के लोगों ने बाजार में रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के निवास का घेराव किया और एक ज्ञापन देकर केंद्रीय मंत्री को इस मामले से अवगत कराया, जिसमें मांग की गई कि सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित न किया जाए। आपको बता दें कि जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर को केंद्र सरकार की ओर से पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के विरोध में आज जैन समाज के लोग सड़क पर प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मंत्री के बंगले के सामने धरने पर बैठ गए और अपना विरोध जताया। साथ ही केंद्रीय मंत्री और टीकमगढ़ जिले के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी बात कही। जहां जैन समाज के लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपकी भावनाओं को देखते हुए इसके पहले ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री से वो बात कर चुके हैं। समक्ष जैन समाज ने ज्ञापन दिया, तो उस ज्ञापन को पहले से ही सरकार के पास पहुंचाया है और सरकार इस विषय को लेकर काफी संवेदनशीलता के साथ में विचार कर रही है। हम आपके साथ में हमेशा थे, आपके साथ में हैं, आपकी बात को मजबूती के साथ वहां पर रखा जाए। नवंबर और दिसंबर महीना गुजर जाने के बाद भी केदारनाथ धाम सहित केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ विहीन होने से पर्यावरणविद खासे चिंतित हैं। नवंबर महीने से लेकर मार्च महीने तक बर्फबारी से आच्छादित रहने वाला भूभाग बर्फ विहीन होना भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के अनुकूल बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश न होने से पर्यावरणविद खासे चिंतित हैं। पर्यावरणविद जलवायु परिवर्तन के लिए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के साथ ही
हिमालय क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप के साथ लगातार जनसंख्या वृद्धि मान रहे हैं। निचले क्षेत्रों में मौसम के अनुकूल बारिश न होने से काश्तकारों की फसलें खासी प्रभावित होने से भविष्य में काश्तकारों के सम्मुख 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए काश्तकारों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में मौसम के अनुकूल बर्फबारी न होने से भविष्य में सुरम्य मखमली बुग्यालों में उगने वाली बेशकीमती जड़ी बूटी कुखड़ी, माखुड़ी, जया, विजया सहित दर्जनों प्रजाति विलुप्त हो सकती हैं। हर साल ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में निरंतर इजाफा होना भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में निरंतर वृद्धि होना, हिमालय क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होना और वाहनों के आवागमन में निरंतर इजाफा होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण मुख्य कारण माना जा रहा है। बीते 1 दशक की बात करें तो नवंबर से मार्च तक हिमछादित रहने वाले भूभाग दिसंबर माह में बर्फबारी नहीं हुई, जिससे पर्यावरणविद खासी चिंतित हैं और साथ ही मौसम के अनुकूल बर्फबारी नहीं होने से इसे भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं मान रहे हैं। केदार घाटी के निचले क्षेत्रों में मौसम के अनुकूल बारिश न होने से काश्तकारों की गेहूं, जौ, सरसों की फसलें खासी प्रभावित हो गई हैं, जिससे काश्तकारों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। तो अब केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के अनुकूल बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश न होने से मंदाकिनी सहित सहायक नदियों के साथ ही प्राकृतिक जल स्रोतों के जलस्तर पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में अगर मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहा तो अप्रैल से 20 जून तक भारी पेयजल संकट गहरा सकता है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।